देखें, कल हमने किया था एसी थ्रू रेजिस्टर। उसमें स्टार्ट हमने लिया था, जो बेसिकली हमने उसमें किया क्या था एसी थ्रू रेजिस्टर में। बेसिकली हमने ये किया था कि वोल्टेज और करंट, यानी रेजिस्टर में रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा और उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो करेगा, उस वोल्टेज ड्रॉप और उस करंट को हमने किया था कंपेयर। और कंपेयर करके फिर हमने मैथमेटिकल रिजल्ट्स ड्राइव किए थे। मैथमेटिकल रिजल्ट्स ड्राइव करके कंपेयर किया था और फिर उस कंपैरिजन की बेस पे हमने दोनों की अलग अलग से वेव्स ड्रॉ की थी और दोनों की फेज डायग्राम्स ड्रॉ की थी। तो बेसिकली हमने एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, फिर एसी थ्रू आरएल सर्किट, एसी थ्रू आरसी सर्किट और एसी थ्रू आरएलसी सर्किट, ये टोटल 6 सर्किट्स हैं। इन 6 के 6 सर्किट्स में हमने बेसिकली क्या करना है कि वोल्टेज ड्रॉप और उन सर्किट में से फ्लो करने वाले करंट, इनको हमने बेसिकली कंपेयर करना है मैथमेटिकल टर्म्स में, यानी मैथमेटिकल डेरिवेशंस करनी है। उन मैथमेटिकल डेरिवेशंस की बेस पे हमने करंट और वोल्टेज को कंपेयर करना है और उस कंपैरिजन के बाद हमने वेव्स ड्रॉ करनी है और फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये बेसिकली हमने करना है। वेव्स ड्रॉ करनी है, यानी ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है, और फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। लेकिन वेव्स ड्रॉ करने के लिए, फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए हमारे पास करंट और वोल्टेज का होना जरूरी है, ताकि उनको कंपेयर कर सके और उस कंपैरिजन की बेस पे हम अपनी डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकें। तो कल हमने रेजिस्टर के लिए ऐसा किया था, आज हम कैपेसिटर के लिए करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग मैंने यहीं से किया है कि हमने करना क्या, बेसिकली वी हैव टू कंपेयर एसी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा और कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला जो करंट है, हमने बेसिकली इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और साथ हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान, यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखिएगा, आपके सामने सर्किट मौजूद है, एसी सोर्स, उसके साथ हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा कि डीसी करंट जो होता है वो कभी भी कैपेसिटर में से फ्लो नहीं करता, कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करता, बस थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा, उसके बाद उसका फ्लो रुक जाएगा। डीसी जो है वो कैपेसिटर में से कभी भी फ्लो नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा था ना कि डीसी ट्रांसफार्मर में से भी फ्लो नहीं कर रहा था। अब ट्रांसफार्मर में से डीसी क्यों नहीं फ्लो कर रहा था? क्योंकि डीसी के केस में ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाती। याद है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, दो कॉइल्स होते थे ट्रांसफार्मर के, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में एसी करंट हम प्रोवाइड करते थे, एसी का मैग्नीट्यूड क्योंकि वेरी करता है, तो प्राइमरी में से फ्लो करने वाला करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। नतीजा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। नतीजा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, जिसके नतीजे में सेकेंडरी के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है, वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है। दैट वाज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए करंट में वेरिएशन, प्राइमरी के करंट में वेरिएशन का आना जरूरी है, जबकि डीसी जो है उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आती। तो लिहाजा अगर डीसी में प्राइमरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ, तो डीसी में तो वेरिएशन आने से रही। तो जब वेरिएशन नहीं आएगी तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी। म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी तो डीसी जो है वो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस फ्लो नहीं करता। यही चीज आपके सामने लिखी हुई है कि डीसी जो है वो ट्रांसफार्मर में से फ्लो नहीं करता, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन डीसी में नहीं होती। ठीक हो गया। तो जिस तरह डीसी ट्रांसफार्मर में से फ्लो नहीं करता, इसी तरह से डीसी जो है वो कैपेसिटर में से भी कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा, कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता। डिटेल से देखते हैं अभी। तो डीसी जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता कैपेसिटर में से। ठीक है, ये चीज आपके सामने लिखी है, डीसी डज नॉट फ्लो कॉन्टिन्यूसली थ्रू कैपेसिटर। लेकिन एसी जो है वो कैपेसिटर में से फ्लो कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एसी ट्रांसफार्मर में से फ्लो कर जाता था ना, ऐसे ही एसी कैपेसिटर में से भी फ्लो कर जाता है। हाँ, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंट है। ट्रांसफार्मर में से एसी क्यों फ्लो करता था? क्योंकि जब एसी अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे तो म्यूचुअल इंडक्शन होती है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर में से एसी फ्लो करता है। यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां एसी कैसे फ्लो करेगा? यहां एसी फ्लो करेगा ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से जब एसी प्रोवाइड करते हैं तो कैपेसिटर कॉन्टिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो इसके अक्रॉस फ्लो करने लग जाता है। लेकिन डीसी के केस में इसमें चार्जिंग होती है, लेकिन डिस्चार्जिंग फिर नहीं होती, जिसकी वजह से यहां से करंट फ्लो नहीं कर पाता। ठीक हो गया। अब ये सब कुछ आखिर होता कैसे है? ये बात मैंने बोल दी
कि एसी जो है वो इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से फ्लो करता है, और भाई चार्जिंग डिस्चार्जिंग से करंट कैसे फ्लो करने लग गया, ये भी तो अब देखना है। तो अब इस डिटेल को देखते हैं। और डीसी के केस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होती, क्यों नहीं होती, अब इस चीज को देखते हैं डिटेल से। तो देखें जरा, ये आपके सामने मैं छोटा सा एक बोर्ड रखता हूं, पहले इस पे मैं चंद एक चीजें आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, देखिएगा जरा। अच्छा जी, अब जरा देखें, पहले मैं आपको बताता हूं कि डीसी आखिर क्यों नहीं फ्लो करता। देखें, ये मैंने एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगाई, और ये लगा दिया मैंने एक अदद कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर, ठीक हो गया। ये है बैटरी, बैटरी की ईएमएफ ई। सपोज कर लें बैटरी की ईएमएफ है 5 वोल्ट, लेट सपोज, अपनी आसानी के लिए हमने कह दिया 5 वोल्ट। अब जरा देखिएगा, जैसे ही बैटरी मैंने इसके साथ कनेक्ट की, होगा क्या, ये बैटरी का पॉजिटिव है ऊपर, यू आर वेल अवेयर, नीचे नेगेटिव है। अब जरा देखें, जैसे ही बैटरी मैंने कैपेसिटर के साथ कनेक्ट की, तो याद है ना चैप्टर 1 में हम देख चुके हैं कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है। यहां से एक नेगेटिव चार्ज आएगा मूव करता हुआ, कैपेसिटर की इस प्लेट पे वो नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा। अब वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सामने वाली प्लेट से नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो सामने वाली प्लेट से नेगेटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। नतीजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, जरा इलेक्ट्रॉन के निकलने से पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। फिर एक और चार्ज आएगा बैटरी की तरफ से, वो एक और चार्ज आ गया, ये होगा क्या, एक और चार्ज को रिपेल करेगा, सामने वाली प्लेट से एक और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करके इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में। आगे समझ बात की, यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आते जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आते जाएंगे, और यहाँ से करंट फ्लो करता जाएगा। देख लें, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने, इसका मतलब है करंट जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो करता चला जा रहा है, ठीक हो गया। लेकिन ये करंट कब तक फ्लो करेगा, याद है ना चार्जिंग डिस्चार्जिंग में काफी डिटेल से हमने देखा था, कब तक ये करंट फ्लो करता रहेगा, उस वक्त तक कि जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वाले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया, यानी जैसे ही यहां पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट का, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जैसे ही 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया बैटरी वाला, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फर्दर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन भी यहां से फ्लो करके कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट तक नहीं पहुंच सकेगा, जिसके नतीजे में कोई फर्दर इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर मूव नहीं कर सकेगा, लिहाजा करंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली थी कि व्हेन कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, सी वी में लिख देता हूं, सी कैपेसिटर, वी पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी की ईएमएफ के इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में करंट जो है वो अक्रॉस द कैपेसिटर जीरो हो जाता है, करंट जीरो अक्रॉस कैपेसिटर। समझ आ गई इतनी चीज? हाँ जी, यस सर। तो यहां से क्लियर हो गया कि कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, जब तक कैपेसिटर की प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की ईएमएफ के इक्वल हो जाता है, उस वक्त तक तो फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की ईएमएफ के इक्वल हो गया, फर्दर करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। दैट्स व्हाई वी से कि डीसी डज नॉट फ्लो कंटिन्यूसली अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक हो गया? और ये कोई एक साल नहीं लग जाएगा कैपेसिटर को चार्ज होते होते, जैसे ही कैपेसिटर को इधर बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, इस तरह 1 सेकंड के अंदर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बस, यानी सेकंड से भी कम टाइम के लिए ये करंट फ्लो करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। दैट्स व्हाई वी से डीसी डज नॉट फ्लो अक्रॉस द कैपेसिटर। अब आते हैं एसी की तरफ। अब देखते हैं कि आखिर एसी किस तरह फ्लो करने लग जाता है कैपेसिटर के अक्रॉस। जरा देखिएगा, ये आ गया हमारा एसी सोर्स, ये हमने इसको ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ, लाइक ऐसे, दिस इज अवर कैपेसिटर। ये देखें जी, ये कैपेसिटर है हमारा। अब जरा देखें, पहले आया कैपेसिटर, एसी है ना अब ये, अब क्योंकि एसी है तो अब क्या होगा, बार बार करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी t/2 जीरो से लेके t/2 टाइम तक, जीरो से लेके t/2 टाइम तक, यानी हमारे एसी कॉइल की हाफ रोटेशन तक ऊपर वाला एंड पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला एंड नेगेटिव रहेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट हाफ आएगा, नेक्स्ट हाफ जैसे ही आएगा, यानी t/2 टाइम से t टाइम तक, अब क्या होगा,
अब ये होगा कि ऊपर वाला एंड जो है वो नेगेटिव पे आ जाएगा, नीचे वाला एंड पॉजिटिव पे आ जाएगा। आई समझ? तो इस तरीके से मुसलसल ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, फिर हाफ रोटेशन के बाद ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, फिर हाफ रोटेशन के बाद ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, बार बार यही काम चलता रहेगा। अब होगा क्या जरा देखिएगा। सपोज करें कि अभी ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल है। अब होगा क्या, अब ये होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, यहां पे पहुंचेंगे, यहां से ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया। उसके नतीजे में क्या होगा, जैसे जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे वैसे वैसे यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करते चले जाएंगे, यानी करंट फ्लो करता रहेगा। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज अभी हुआ नहीं होगा मुकम्मल तौर पे, अभी कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे फुली चार्ज हुआ नहीं होगा, के साथ ही पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी जैसे ही रिवर्स होगी तो क्या होगा, यानी नेक्स्ट हाफ स्टार्ट हो जाएगा, t/2 टाइम से t टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये वाला टाइम स्टार्ट हो जाएगा t/2 से t तक का। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब ऊपर नेगेटिव बन जाएगा नीचे पॉजिटिव बन जाएगा। अब जरा देखिएगा क्या होगा, अब ऊपर नेगेटिव बन चुका ना, अब क्या होगा, अब यहां से चार्जेस मूव करने शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू होंगे इस डायरेक्शन में, और इधर वाले इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। जब इनको न्यूट्रलाइज करना शुरू होंगे तो अगेन अक्रॉस द कैपेसिटर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई समझ बात की? अगेन अभी कैपेसिटर, और होगा क्या, साथ ही साथ न्यूट्रलाइज होंगे पहले ये, और न्यूट्रलाइज होने के बाद क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, अब ऊपर नेगेटिव बनने शुरू हो जाएंगे, नीचे पॉजिटिव बनने शुरू हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? अगेन अभी कैपेसिटर एक दफा फिर रिवर्स डायरेक्शन में फुली चार्ज हुआ नहीं होगा कि नेक्स्ट साइकिल का नेक्स्ट हाफ स्टार्ट हो जाएगा, यानी अगेन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आ जाएगा, और अगेन इलेक्ट्रॉन्स अब फिर से फ्लो करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से, ऐसे ऐसे। और पहले वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, पहले ये इलेक्ट्रॉन्स इन वाले चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देने के बाद यहां पे नेगेटिव बनाना शुरू कर देंगे, ऊपर पॉजिटिव बनाना शुरू कर देंगे, और फिर अक्रॉस द कैपेसिटर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह एसी जो है वो क्योंकि बार बार अपने साइकिल्स को, अपने हाफ साइकिल्स को, अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेट करता है, दैट्स व्हाई कैपेसिटर बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से मुसलसल अक्रॉस द कैपेसिटर करंट फ्लो करता रहेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, कभी अक्रॉस द कैपेसिटर ऊपर करंट जा रहा है, और कभी करंट जो है अक्रॉस द कैपेसिटर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड सो ऑन, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। बेसिकली अब मैंने ये देखना है कि वोल्टेज लीड करती है या करंट लीड करता है, पहले थ्योरेटिकली। ठीक है, थ्योरेटिकल एनालिसिस, थ्योरेटिकल एनालिसिस यानी अभी मैथमेटिक्स को डिस्कस नहीं करूंगा मैं, थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ वोल्टेज लीड और लैग, यानी देखना है कि वोल्टेज जो है वो लीड और लैग करंट, के वोल्टेज जो है करंट को लीड करती है या लैग करती है, ये हमने भी थ्योरेटिकली इस चीज को देखना है। अब जरा देखिएगा, अब इस चीज को समझने के लिए मैं सहारा लूंगा फिर से डीसी सर्किट का। डीसी सर्किट से समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एसी से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो डीसी सर्किट का मैं सहारा लेता हूं, क्योंकि डीसी जो है स्टार्ट में तो फ्लो करता है ना, स्टार्ट में तो फ्लो करता है, कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है उसके बाद डीसी फ्लो नहीं करता, चार्ज स्टार्ट में तो डीसी फ्लो कर रहा होता है। अब आप लोग जरा देखिएगा, ये देखें, ये रही मेरी बैटरी, ये रहा मेरा कैपेसिटर, दिस इज अवर कैपेसिटर, दिस इज अवर बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, और ये मैंने सर्किट को कर दिया कंप्लीट, और दरमियान में मैं लगा देता हूं एक छोटा सा स्विच, तो ये आ गया मेरा स्विच। अभी स्विच ओपन है, स्विच जब ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कैपेसिटर पे किसी किस्म का कोई चार्ज भी नहीं होगा। अब आप लोग मुझे बताएं, जब कैपेसिटर पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ जी, तो बहुत आसान काम है। अभी मैंने स्विच ओपन रखा हुआ है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कैपेसिटर की तरफ कोई चार्जेस नहीं जा रहे, तो जब कोई चार्जेस कैपेसिटर की तरफ नहीं जा रहे, कैपेसिटर अभी मुकम्मल तौर पे अनचार्ज्ड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस? जीरो। जीरो, सिंपल सी बात है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अभी नहीं है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जरा आगे देखिएगा,
अब देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया स्विच को क्लोज। लें जी, स्विच हो गया क्लोज और अभी अभी क्लोज हुए, ठीक है। अगेन दिस इज फॉर कैपेसिटर, दिस इज बैटरी, बैटरी की ईएमएफ ई। तो अभी अभी ये स्विच क्लोज हुआ है। आप लोगों ने अब मुझे बताना है, आप लोग मुझे बताएं कि अभी कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी स्विच अभी क्लोज हुए, अभी जस्ट क्लोज किया ही है उस वक्त। हाँ जी, स्विच जस्ट क्लोज्ड। जी बताएं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस है? मैक्सिमम नो, या अभी नहीं मिनिमम? मैक्सिमम ना 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 ना, हाँ मिनिमम, अभी जीरो ही है। कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस अभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही है, क्योंकि अभी तो मैंने स्विच को क्लोज किया, अभी जस्ट स्विच क्लोज हुआ है, अब चार्जेस आने शुरू होंगे। अभी चार्जेस आने शुरू हुए नहीं है, जस्ट स्विच क्लोज हुआ है, चार्जेस ने अब आना शुरू कर रहे हैं, तो चार्जेस के आने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस हुआ जीरो। अच्छा एक बात अब मुझे बताएं, अभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना होगा? हाँ जी, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना होगा, इसमें से फ्लो करने वाला जो करंट है कितना Maximum. होगा? मैक्सिमम। यस बिल्कुल ठीक, मैक्सिमम। क्यों? जाहिर सी बात है, अभी वोल्टेज किसी किस्म का, मैक्सिमम। सुने, अभी किसी किस्म का कोई चार्ज इस प्लेट के ऊपर नहीं है, तो जब इस प्लेट के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, तो उधर से आने वाले जो चार्जेस हैं, बैटरी की तरफ से जो आने वाले चार्जेस हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई रिपल्शन भी नहीं है। तो जब आने वाले चार्जेस के लिए कोई रिपल्शन नहीं है, तो बड़े आराम से अक्रॉस द कैपेसिटर करंट फ्लो कर जाएगा। करंट का फ्लो तो तब जीरो होता है ना, अभी डिटेल से हम देख चुके हैं। करंट का फ्लो तो तब जीरो होता है अक्रॉस द कैपेसिटर कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। और जब वो फुली चार्ज हो जाता है तो क्या करते हैं, नए आने वाले बैटरी की तरफ से नए आने वाले चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देता है। दैट्स व्हाई कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जीरो हो जाता है। तो अभी तो कैपेसिटर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, अभी तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए अभी इसके अक्रॉस करंट मैक्सिमम होगा। आगे समझ बात की? और इसके अक्रॉस पोटेंशियल Yes. डिफरेंस जीरो होगा। जी जी, हाँ जी, सवाल पूछना है किसी ने? नहीं नहीं सर, ये सर बोला है। ओके, अच्छा अब जरा इस चीज को देखिए, अब बिल्कुल सिचुएशन आपके सामने क्लियर है। अब मुझे बताएं कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रही है? हाँ जी, करंट। बिल्कुल ठीक, करंट लीड कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज तो जीरो है, करंट मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है करंट जो है वो वोल्टेज से आगे आगे भाग रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियरली यस। करंट लीड्स द वोल्टेज इन कैपेसिटर। ठीक हो गया? और दूसरी बात वही जो अभी हम पहले एक्सप्लेन कर भी चुके हैं कि जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, चलें वो वाली भी डायग्राम बना देता हूं ताकि, और थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख देता हूं कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त फिर देखें जी, ई, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो अब कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? बैटरी की ईएमएफ के इक्वल। अब इसमें से फ्लो करने वाला करंट कितना हो जाएगा? अब इसमें से फ्लो करने वाला करंट जीरो हो जाएगा। आगे समझ बात की? क्लियर हुआ ना? हाँ जी, कोई मसला? जी बोल दें, ये चीज समझ आई है कि इसमें से फ्लो करने वाला करंट कैसे जीरो होगा? अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं काफी डिटेल से। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट लेने फिर इसका, देखें जी। अब हमने मैथमेटिकली इसी चीज को प्रूव करना है जो थ्योरेटिकली हमने प्रूव किया। थ्योरेटिकली हमने प्रूव कर दिया करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, अब मैथमेटिकली भी यही चीज हम प्रूव करेंगे कि वाकई में करंट वोल्टेज को लीड करता है। देखें, कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है सर्किट में, कैपेसिटर के लिए हमने बेसिक इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है बताएं जरा मुझे? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ी थी कैपेसिटर के लिए बेसिक इक्वेशन, वेरी बेसिक इक्वेशन। यस, वो क्यों भी सिंपल, इज इक्वल टू क्यू भी वाली? हाँ वही। और कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए वेरी बेसिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी है वो ये है, Q इक्वल टू सी वी, ये वाली थी। अब ये Q कौन सा चार्ज, C क्या है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस।
V क्या है? कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और Q क्या है? कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज। सिंपल, ठीक है। तो V क्या है? कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया हुआ है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस, जरा वही उसके अक्रॉस ड्रॉप भी हो रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें V वोल्टेज ड्रॉप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन क्या है AC के लिए? इसे मैं सेव कर देता हूं इक्वेशन 1 का नाम देके। तो फॉर AC जी, क्या है इक्वेशन? वो है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा T। ठीक हो गया। और ये V कौन सी वोल्टेज है पता है आपको, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। तो ये क्या बनेगा? इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। और इससे मैं उठा के पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1। अच्छा, फॉर AC पूरा लिख देता हूं। फॉर AC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक हो गया। अच्छा जरा देखें, 2 को उठा के मैंने 1 में पुट कर दिया, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी? वो बनेगी Q इज इक्वल टू C इंटू VM साइन ऑफ ओमेगा T। ठीक हो गया। वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास आ गई। हमें पता है ना, कल रेजिस्टर के लिए भी हमने ये किया था। वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन दोनों फाइंड की थी। फिर दोनों को कंपेयर करवा के हमने देखा था कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, और उसकी बेस पे हमने डिसाइड किया था कौन लीड या कौन लैग कर रहा है। बेसिकली वहां पे कोई लीड लैग नहीं कर रहा था, लेकिन उसी बेस पे हमने डिसाइड किया था। तो मैथमेटिकल इक्वेशंस की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, और फिर उसी की बेस पे हम अपना फेजर ड्रॉ करते हैं, फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो वोल्टेज की इक्वेशन तो आ गई ना, अब करंट की भी तो इक्वेशन चाहिए। तो करंट की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? करंट किसकी इक्वल होता है? करंट इक्वल होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। लिहाजा वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे Q की। तो ये लिखा डेल्टा, और Q की जगह ये पूरे का पूरा मैंने लिख दिया CVM साइन ऑफ ओमेगा T डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अगेन C हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, दैट इज कांस्टेंट। VM, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अगेन कांस्टेंट। तो लिहाजा इन दोनों कांस्टेंट को डेल्टा से बाहर निकाल लें, बिकॉज डेल्टा इज चेंज, डेल्टा चेंज है, और चेंज कांस्टेंट में प्रोड्यूस नहीं होती, वेरिएबल में प्रोड्यूस होती है। तो लिहाजा C और VM दोनों को डेल्टा से उठा के बाहर करें, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा CVM डेल्टा बाय डेल्टा T ऑफ साइन ओमेगा T। कुछ याद आया इसको देख के? ये वही इक्वेशन नहीं, ये पूरे का पूरा वही नहीं आ गया जो हम इससे पहले वाले चैप्टर 4 में AC जनरेटर की डेरिवेशन के दौरान कर चुके हैं। वहां पे काफी डिटेल से मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, समझाया था कि डेरिवेटिव कहते किसको हैं, और साइन ओमेगा T का डेरिवेटिव क्या होता है। वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपके पास सेम है, सारी डेरिवेशंस वो आपको समझा दी थी मैंने, तो वहां पे आप उसको देख लीजिएगा दोबारा से। ठीक हो गया। तो अभी मैं डायरेक्ट अब इसको लिख रहा हूं CVM। तो साइन ओमेगा T का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है cos ओमेगा T इनटू ओमेगा। ठीक हो गया। साइन ओमेगा T का डेरिवेटिव cos ओमेगा T इनटू ओमेगा। अगले स्टेप में ये क्या बनेगा? अगले स्टेप में ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू CVM, ओमेगा जो है वो भी इसके साथ आ जाएगा। तो CVM ओमेगा, बाकी क्या बचा? बाकी बचा cos ओमेगा T। ये इक्वेशन हमारे पास किसकी आ गई? करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट की। ठीक है ना, दैट वाज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। नाउ वी हैव टू कंपेयर बोथ दीज इक्वेशंस। कंपैरिजन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए, जो कि सेम नहीं है। साइन है, यहाँ पे कॉज है, वहां साइन है, यहाँ कॉज है। अब सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सेम बनाने के लिए हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास एक्सरसाइज 7.3, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन जो था उसका, उसके काफी सारे पार्ट से, पता नहीं याद नहीं है मुझे, 12-13 पार्ट से, 15 पार्ट से, उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक CVM ओमेगा, cos ओमेगा T किसके इक्वल होता है? उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये होता है साइन
ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इसके इक्वल होता है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपको वो सेशन कोरोना की नजर हो गया था, मुझे याद है। आई थिंक चैप्टर नंबर 5 चल रहा था उस क्लास में आप लोगों का, और कोरोना की वजह से सब कुछ क्लोज हो गया था और वो मैं पढ़ा नहीं सका था। लेकिन स्कूल में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट फिर भी नहीं याद तो कोई इशू नहीं है। इसका लेक्चर यूट्यूब पे मेरा पड़ा हुआ है इस पूरे के बारे में। ये रूल्स हैं, मैथमेटिकल रूल्स हैं। वो तकरीबन 15-16 मिनट का लेक्चर है। वो मैं लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उस लेक्चर को देखिएगा। स्पीड तेज कर लीजिएगा, डबल स्पीड कर लीजिएगा, 8 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा आगे चल के एंट्री टेस्ट में भी, फिर आप लोगों नहीं परेशान होने। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा जी, तो ये खैर अभी मैंने डायरेक्टली लिख दी है। कॉस ओमेगा टी किसके इक्वल होता है? साइन ओमेगा टी प्लस 90 के इक्वल होता है। अच्छा अब जरा देखें, अब ये दोनों कंपैरिजन की फॉर्म में आ चुके हैं। अब इनका कंपैरिजन किया जा सकता है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो चुके हैं। अब जरा देखें, इसका फेज जो है, इसका फेज वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी। दिस इज फेज ऑफ वोल्टेज। करंट का फेज कितना है? करंट का ये फेज है, ये है ओमेगा टी प्लस 90। ये है करंट का फेज। अब मुझे बताएं कितना फेज डिफरेंस जी फ्रॉम 1 एंड 2? कितना है फेज डिफरेंस जी? बता दें, कितना आसान है। देखें ना, ये लिखा करंट का फेज, लिखा फेज डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो इसके फेज में से उसका फेज माइनस कर दें। ये करंट का फेज लिखा, आगे माइनस का साइन डाला, और अब उसका फेज लिख दें जो कि ओमेगा टी है। सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब है फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। और करंट का फेज क्योंकि 90 डिग्री ज्यादा है वोल्टेज के फेज से, प्लस 90 है ना, तो इसलिए करंट वोल्टेज को लीड कर रहे हैं। देखें सेम वही रिजल्ट आ गया जो भी थ्योरेटिकली हमने देखा था। ठीक हो गया? सो करंट लीड्स वोल्टेज। ये मैं लिंक आपको दोबारा सेंड करूं, ज्वाइन कीजिएगा। सो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री फॉर कैपेसिटर के केस में। ठीक हो गया? ये दोबारा ज्वाइन करें, मैं लिंक सेंड कर रहा हूं।